दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में द केमिस्ट क्लब। जैसा कि आप जानते हैं पिछली वीडियो जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की थी उसमें हमने बात किया कि एक सेल कैसे बनता है, डैनियल सेल क्या होता है, सॉल्ट ब्रिज उसके पर्पस क्या होते हैं और सॉल्ट ब्रिज की क्या क्या कंडीशन होती है, क्या हमें एक अच्छा इलेक्ट्रोलाइट चाहिए सॉल्ट ब्रिज के लिए। ओके, तो उसमें हमने देखा था कि एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट चाहिए होता है सॉल्ट ब्रिज बनाने के लिए, जो हमारे एक इलेक्ट्रिकल सर्किट को कंप्लीट करता है। तो वो वीडियो थी, और उससे पहले भी एक वीडियो मैंने बनाई है गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होते हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपसे पूरी उम्मीद करती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप वो वीडियो ज़रूर देखेंगे जाके। ठीक है, तो एक क्या होता है ना, एक लिंक बन जाता है हमारा। ठीक है, अगर हम एक इंसान को फॉलो कर रहे हैं उनकी वीडियोज़ तो आप उसको प्लीज़ देखिए ताकि आपका लिंक बना रहे और वो टूटे ना। तो दोस्तों अगर आप लोग नए हैं इस चैनल पे और आप लोग मेरे बारे में नहीं जानते तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरा नाम भावना मिश्रा है और मैं आईआईटी जोधपुर से हूँ। मैंने वहाँ से अपनी एमएससी केमिस्ट्री कंप्लीट करी है। मैंने काफ़ी नेशनल लेवल एग्ज़ाम्स भी क्रैक करे हैं, जैसे आईआईटी जाम हो गया, टिफ़र हो गया, गेट हो गया, नेट हो गया, और हाल ही में नेट में मेरी 28 रैंक आई थी। तो दोस्तों देखिए, मेरा इसको लेकर कॉन्सेप्ट्स काफ़ी क्लियर है। मेरी केमिस्ट्री हमेशा से ही एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहा है और आपको मैं पूरे विश्वास दिलाती हूँ कि आप बहुत ही सही चैनल पर आए हैं। मैंने अभी नया चैनल स्टार्ट करा है तो मुझे थोड़ा कंटेंट डालने में टाइम लग रहा है, बट आप विश्वास रखिए, मेरे पे भरोसा रखिए, मैं आपको सबसे बेस्ट कंटेंट इस चैनल पे प्रोवाइड करूँगी और आप बिल्कुल बेझिझक इसको देख सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। कोई आपको बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कोई भी एग्ज़ाम के लिए। ओके, आईआईटी जाम हो, जेई हो, नेट, गेट, कोई भी एस्पायरेंट्स हो, आप प्लीज़ इसको वीडियो को अच्छे से देखिए, ये आपको हर एग्ज़ाम को क्रैक करने में हेल्प करेगी। तो बात करते हैं सेल पोटेंशियल की। तो देखिए, सेल पोटेंशियल को हम रिप्रेजेंट करते हैं ई से, और ई क्या होता है, ये मेरा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होती है जिसको हम ईएमएफ भी बोलते हैं। तो ये बेसिकली क्या होती है, इट इज़ द आउटपुट ऑफ अ सेल। ठीक है, एक हमारे सेल की जो भी जिसमें हमारी रिएक्शन चल रही है, कोई भी केमिकल रिएक्शन, जैसा कि हम लोग यहाँ पर गैल्वेनिक सेल की बातें कर रहे हैं, तो गैल्वेनिक सेल की बातें कर रहे हैं तो उसमें हमारी एक केमिकल रिएक्शन चल रही होगी। तो केमिकल रिएक्शन का जो आउटपुट होता है वो क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो उसका आउटपुट है और वो हमें किस रूप में मिलता है, एक ईएमएफ के रूप में मिलता है। तो बेसिकली वो ईएमएफ जो हमें मिलता है एक्चुअली विच इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू हाफ सेल। अब हमने हाफ सेल्स भी देखे थे, एक होता है एनोड और एक होता है कैथोड। यहाँ पर एक मेरा कुछ इलेक्ट्रोड होता है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रोड होता है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन होता है, यहाँ पर भी होता है। तो इनके जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स होते हैं उनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो मुझे क्या मिलता है, एज अ ईएमएफ मिलता है, और वही मेरे को फर्दर हेल्प करता है इलेक्ट्रिसिटी देने में या कोई भी इलेक्ट्रिकल काम करवाने में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। जो सेल पोटेंशियल हम कैलकुलेट करते हैं, अब जैसे ये तो मेरा ई था, ठीक है, ई मतलब कोई भी ईएमएफ जो किसी भी टाइम पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मैंने बात करते हैं टेम्परेचर और प्रेशर की, अगर मैंने टेम्परेचर फिक्स कर दिया, प्रेशर फिक्स कर दिया और कंसंट्रेशन फिक्स कर दी, क्योंकि अब आप ऐसा हमें फिक्स क्यों करना पड़ता है, क्योंकि देखिए हर कंट्रीज़ का अपना अपना एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर होता है। ठीक है, अब देखिए एक अगर मुझे वहाँ पर, जैसे इंडिया में आपका जो नॉर्मल टेम्परेचर जो रहता है वो 25 से 30 के बीच में रहता है, बट अमेरिका चले जाएंगे तो वहाँ पर टेम्परेचर माइनस में भी होता है या 10 इतना रहता है। तो अब देखिए हमें क्या चाहिए था, एक स्टैंडर्ड कंडीशन चाहिए थी, एक ऐसी स्टैंडर्ड कंडीशन जिससे हम ईएमएफ जो होता है, ई नॉट सेल जो स्टैंडर्ड कंडीशन पे ई नॉट ईएमएफ मिलता है उसको हम ई नॉट बोलते हैं। तो जो ई नॉट हो वो हम किसी भी आयन का या किसी भी इलेक्ट्रोड का कंपेयर कर सकें। ठीक है, क्योंकि कंपैरिजन के लिए तो हमें हमेशा एक रेफरेंस चाहिए होता है, इसलिए हमने कुछ स्टैंडर्ड कंडीशन जो हमारे मतलब केमिस्ट्री की बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उन्होंने कुछ स्टैंडर्ड कंडीशंस बनाई, जिससे हम लोगों ने सबके जितने भी केमिकल्स थे, जितने भी इलेक्ट्रोड्स थे, मेटल थे, उन सब का ई नॉट निकाला और उससे हमने एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ बनाई, ताकि वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ वो हर दुनिया में यूज़ हो सकती है, क्योंकि वहाँ पर हमने क्या फिक्स कर दिया है, एक टेम्परेचर, प्रेशर और कंसंट्रेशन। तो जब हम किसी स्टैंडर्ड कंडीशन पे हम कोई सेल पोटेंशियल निकालते हैं तो उसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, और टेम्परेचर तब होता है 298 केल्विन, प्रेशर होता है 1 बार और कंसंट्रेशन होती है 1 मोलर।
तो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल जो होता है उसको ई नॉट सेल बोलते हैं और वो फिक्स्ड होता है फॉर अ पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर। तो ई नॉट सेल जो है वो चेंज नहीं होगा अगर मैंने क्या कहते हैं कंसंट्रेशन स्पीशीज़ की चेंज कर दी तो, क्योंकि ई नॉट सेल किस पे डिपेंड कर रहा है, सिर्फ टेम्परेचर, प्रेशर और कंसंट्रेशन पे। ठीक है, सॉरी, कंसंट्रेशन तो मैंने ई नॉट की फिक्स कर दी है, तो किस पर डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर और प्रेशर पे। अगर आप टेम्परेचर प्रेशर चेंज कर दोगे तो आपका ई नॉट भी बदल जाएगा। ठीक है, ई नॉट सेल जो है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, कंसंट्रेशन चाहे कुछ भी हो, आपका ई नॉट सेल जो होगा वो फिक्स रहेगा। लेकिन जो हमारा ई होता है, जो सिंपल ईएमएफ होता है, जो हम किसी भी टेम्परेचर पर लेते हैं, वो हमारा कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। और कैसे डिपेंड करता है वो हम पढ़ेंगे नर्व्स इक्वेशन में, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब जो भी आज का हमारा टॉपिक है, ये समझ लीजिए कि कैलकुलेशन वाला पार्ट आज से शुरू हो चुका है, जो आईआईटी, जैम, जेईई, गेट, नेट सब में पूछा जाने वाला है। तो ये वीडियो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा ऑपरेशंस ऑफ सेल पोटेंशियल। ऑपरेशंस ऑफ सेल पोटेंशियल में हम बेसिकली क्या पढ़ने वाले हैं, हम बेसिकली पढ़ेंगे हमारे ई नॉट सेल का नेचर क्या होता है। अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ ई नॉट सेल की, क्योंकि ई सेल हमारा शुरू हो जाएगा नर्व्स इक्वेशन से। जब मैं ई सेल आपका शुरू करवाऊंगी, मतलब नर्व्स इक्वेशन शुरू कराऊंगी, तब आपसे सारी ई सेल की बातें करेंगे। ठीक है, तो अभी पर्टिकुलरली फोकस करते हैं ई नॉट सेल पे। तो देखिए, मेरे पास कोई सेल रिएक्शन दे रखी है, केमिकल रिएक्शन दे रखी है, तो ई नॉट सेल मेरा रिएक्शन पे कैसे डिपेंड कर रहा है। अब जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, Fe+2 इलेक्ट्रॉन्स गिव Fe, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। Fe+2 जो था, एक कटायन था, उसने 2 इलेक्ट्रॉन को खा के क्या बना लिया, एक सॉलिड बना लिया। और इस चीज़ का मेरा जो ईएमएफ है वो कितना है, x1। फिर इस सेल रिएक्शन को मैंने क्या करा, रिवर्स कर दिया। रिवर्स मतलब उल्टा कर दिया। उल्टा करने से क्या हुआ, ये जो चीज़ है, जो ई नॉट था, वो मेरा क्या हो गया, माइनस हो गया, बस साइन चेंज हो गया। तो ये देखिए, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, इसको आप याद रखिएगा। जब मेरी कोई सेल की रिएक्शन है, जैसे ये सेम ही रिएक्शन है दोनों, इसका जो फॉरवर्ड डायरेक्शन का ई नॉट है, रिडक्शन का, वो x1 है, तो ऑक्सीडेशन का क्या हो जाएगा, -x1। अगर दोनों रिएक्शन सेम है, ठीक है, तो जो रिडक्शन का ई नॉट होगा, वही ऑक्सीडेशन का ई नॉट होगा, बस साइन चेंज हो जाएगा, साइन चेंजेस। अगर मेरा रिडक्शन का ई नॉट 7 वोल्ट है, तो ऑक्सीडेशन का ई नॉट मेरा -7 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सो देखिए, ये जो नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें क्या है कि जो मेरा Fe+2 आयन है, उसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए और Fe बना लिया, उसका रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो मेरा x1 है। फिर अब मैंने क्या किया, इस रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 2 से मल्टीप्लाई करने के बावजूद सब कुछ तो 2 से मल्टीप्लाई हो गया, मतलब ये 2 Fe बन गया, ये 4 हो गया, ये 2 हो गया, लेकिन जो मेरा ई नॉट सेल था वो मेरा एज इट इज़ रहा, मतलब मेरा मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का कोई असर ही नहीं पड़ा इस चीज़ पे। तो इसीलिए आपको ये चीज़ याद रखनी है कि अगर मैं इक्वेशन का 2 या 4 से किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दूँ, तो मेरा ई नॉट सेल चेंज नहीं होता, लेकिन रिवर्स करने से चेंज होता है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो ऐसा क्यों नहीं हुआ, उसका रीज़न क्या है कि जो मेरा ई सेल होता है, ई नॉट सेल जो भी आप बोल सकते हैं, वो मेरा एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये चेंज नहीं होता ऑन एनी मैथमेटिकल ऑपरेशन, चाहे मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, जो भी आप कह लो, उससे वो चेंज नहीं होता, ना ही उसका फ़र्क पड़ता है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी के बारे में आपने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा होगा कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो इंडिपेंडेंट होती है ऑन द अमाउंट ऑफ जो भी मैटर कंटेन्ड इन द सिस्टम होता है। और अगर आपको इसके बारे में नहीं पता, अभी के लिए आप थोड़ा सा ये चीज़ समझ लीजिए, बाकी थर्मोडायनेमिक्स की भी मैं जल्दी सीरीज़ शुरू करूँगी, तब तक आप देखते रहिएगा केमिस्ट क्लब। सो आगे बढ़ते हैं, रिलेशन बिटवीन डेल्टा जी और ई नॉट या फिर ई सेल के बीच में एक रिलेशन क्या होता है। ये एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको आपको एज इट इज़ याद कर लेना है कि जो मेरा डेल्टा, अगर मैं ई नॉट लिख रही हूँ तो यहाँ पर मेरा डेल्टा जी नॉट होगा, अगर मैं डेल्टा जी की बात कर रही हूँ तो वो मेरा ई सेल देगा। तो डेल्टा जी नॉट, अब देखिए ई नॉट सेल क्या होता है, ये मेरा स्टैंडर्ड हो जाता है, और डेल्टा जी नॉट क्या होता है, ये भी स्टैंडर्ड हो जाएगा। जब नॉट लग जाता है मतलब वो कंडीशन कैसी है, वो मेरी स्टैंडर्ड कंडीशन है, और डेल्टा जी अगर सिंपल है तो वो मेरी स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं है।
तो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल, या फिर अगर मेरा स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं है तो क्या हो जाएगा, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई सेल। और ये मुझे कहाँ से मिलता है, इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम इलेक्ट्रिकल वर्क डन। अगर आपसे पीएचडी इंटरव्यूज़ में पूछ लिया जाता है कि मुझे कैसे मिलती है ये इक्वेशन, तो आपको बस ये बताना है कि हमें इलेक्ट्रिकल वर्क डन से मिलती है, जो बेसिकली हमारे नॉन पीवी वर्क होते हैं। नॉन पीवी वर्क को हम क्या बोलते हैं, नॉन मैकेनिकल वर्क से। तो अगर आपको बताना है उनको आप बता सकते हो कि जो डेल्टा जी होता है वो मेरा वर्क डन इलेक्ट्रिकल के बराबर हो जाता है, और वो वाला वर्क डन जो नॉन पीवी है तो नॉन पीवी वर्क डन के आपके बराबर हो जाएगा। फिर उसके बाद आप वर्क डन का रिलेशन बता सकते हो कि वो चार्ज इंटू पोटेंशियल होता है। चार्ज आपका किसी पर क्या होता है, एन इंटू फैराडे, ठीक है। एन इंटू फैराडे क्यों होता है, क्योंकि एन क्या होता है, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स, और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इंटू फैराडे, तो वो आपको उस मोल पे कितना चार्ज है वो बता देगा, ठीक है। तो आपका इस तरीके से ये पूरा रिएक्शन डिराइव होके आती है। आपको अगर जानना है डिटेल में इस रिएक्शन के बारे में तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसकी पूरी डेरिवेशन बता दूंगी। बाकी अभी के लिए आप ये रिलेशन को याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, और इस पर बहुत ज़्यादा नेट में क्वेश्चंस आए हुए हैं, मतलब नेट में 4 मार्क्स से, आप समझ सकते हैं 4 मार्क्स के क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आईआईटी जैम वालों को तो ये सब चीज़ें कर ही लेनी चाहिए। एन जो होता है यहाँ पे नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स होता है, लॉस्ट या गेंड। जैसे ऊपर वाली रिएक्शन देखें तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन को ये खा रहा है, तो एन की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी है। और एफ होता है फैराडे विच इज़ 96500 कूलम पर मोल इनवर्स, ठीक है। तो ये मेरा फैराडे हो गया। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि एक हमें फॉर्मूला मिल सके, अगर हमें ई नॉट कैलकुलेट करने को आ जाए कुछ रिएक्शन से तो हमें कैसे कैलकुलेट करना है। तो चलिए उसको देखते हैं। सो देखिए दोस्तों, कई बार हमारे साथ क्या होता है, हमें इस पर, तो जो अभी टॉपिक मैं आपको ये बता रही हूँ इस पर डायरेक्ट एक क्वेश्चन आया हुआ है नेट में, 4 मार्क्स का आया हुआ है, जो मैं इसके बाद डिस्कस करूँगी। तो देखिए कई बार क्या होता है, नेट में हमें क्वेश्चंस दे देता है, जैसे एक इक्वेशन दे दी Fe+2 से Fe तक जाने का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो ये है, और Fe से Fe+3 जाने का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो हमें दे दिया है, ठीक है। और उसकी करस्पॉन्डिंग डेल्टा जी नॉट की वैल्यू दे दी है। उसने हमसे पूछा है इस रिएक्शन के लिए ई नॉट क्या होगा। अब देखिए सबसे पहले आपकी ई नॉट हमें निकालनी है किस रिएक्शन के लिए, तो आपको ये देखना है कि ये रिएक्शन बन कैसे रही है। तो आपने अब देखा, अब इसको, इन दोनों रिएक्शंस को आपको इस तरीके से अरेंज करना है कि आपको थर्ड रिएक्शन मिल जाए। थर्ड रिएक्शन कौन सी होगी, जिसका आपको ई नॉट सेल आपको कैलकुलेट करना है। अब आपने क्या किया, इन दोनों रिएक्शंस को ऐड किया, तो क्या लिखा है मैंने, ऑन एडिंग रिएक्शंस एक्चुअली डेल्टा जी गेट्स एडेड अप नॉट ई बिकॉज डेल्टा जी इज़ एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया था कि जो डेल्टा ई है, जो ई है, ई नॉट सेल, ये मेरी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। ये तो ऐड और सब्ट्रैक्ट होने से रही, तो कौन एक्चुअली में ऐड होगा, डेल्टा जी। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले डेल्टा जी को ऐड करते हैं, फिर उसके बाद हम उससे आते हैं ई नॉट सेल पे। कि दोस्तों जैसे मैंने ऐड किया है यहाँ पे डेल्टा जी को, डेल्टा जी नॉट 3 हमें कैसे मिला, डेल्टा जी 1 और डेल्टा जी 2 को ऐड करने से। फिर डेल्टा जी नॉट, इनकी मैंने फॉर्मूले की वैल्यू लिखी विच इज़ -N3Fe03, मतलब जो थर्ड रिएक्शन है उसमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स का जो मतलब यूटिलाइजेशन हो रहा है। जो फर्स्ट रिएक्शन है उसमें कितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स है, और जो सेकेंड रिएक्शन है उसमें कितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स है, वो सब मैंने यहाँ पर लिखा स्प्लिटेड फॉर्म में। तो अब उसके बाद देखिए एफ़ तो आराम से कैंसिल हो सकता है, एफ़ तो कांस्टेंट है, बट चेंज क्या हो रहा है, N3, N1 और N2, ठीक है। तो अब मेरी E03 की जो इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी, यहाँ पर आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। ये तो आपकी पूरी कैलकुलेशन है, बहुत इजी है, नेगेटिव नेगेटिव कॉमन लेके तो वो कट जाएगा, तो ओवरऑल क्या बचेगा, पॉजिटिव। तो क्या बन जाती है, N1E01 प्लस N2E02 डिवाइडेड बाय N3। तो मतलब आपके पास अगर ऐसी कोई इक्वेशन आती है, मतलब एक इक्वेशन है प्लस दूसरी इक्वेशन से आपकी तीसरी इक्वेशन बन रही है, तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं, बस
उनके जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको देखना है और उनका ई नॉट सेल देखना है। बस उसको मल्टीप्लाई करके इस तरीके से ऐड करके इस इक्वेशन में पुट कर देना है। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको आप ज़रूर अच्छे से समझ लीजिएगा। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। और इसके ऊपर CSIR नेट में क्वेश्चन आया हुआ है जो मैं अभी आपको बताती हूँ कैसे आया हुआ है, कैसे सॉल्व करना है। तो देखिए दोस्तों, इस इक्वेशन में जो मेरी n1, n2, n3 की वैल्यू होने वाली है वो हमें कौन सी इक्वेशंस के अकॉर्डिंग लिखनी है, जो हमने पीछे देखी थी, जो हमारी 3 इक्वेशंस थी पीछे। ये देखिए, ये तो मेरी एक इक्वेशन है फर्स्ट, तो इसमें n1 की जो वैल्यू हो गई वो 2 हो गई। ये मेरी दूसरी है तो n2 की वैल्यू मेरी 3 हो गई, और ये मेरी तीसरी है तो n3 की वैल्यू मेरी 1 हो गई। तो बस मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर वो वैल्यूज़ को पुट कर देना है। n1 की जगह 2 आ जाएगा और n2 की जगह 3 आ जाएगा और यहाँ पर मेरा 1 आ जाएगा। और बाकी ई नॉट जो हमें दे रखे थे, इसका x1 था, इसका x2 था और इसका तो हमें निकालना ही है, वो है x3। तो क्या हो जाएगा, x3 इज इक्वल्स टू 2x1 प्लस 3x2। ये मेरा क्या हो जाएगा इस रिएक्शन के लिए ई नॉट सेल। तो आप आराम से निकाल सकते हैं। बस आपको क्या चाहिए था, उसके नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए थे और उसका ई नॉट सेल चाहिए था। अब जैसे एक क्वेश्चन है जो CSIR नेट में पूछा था, उसको सॉल्व करते हैं। अब आपको अप्रोच क्या होनी चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। देखिए, सबसे पहले क्या करना है, आपको रिएक्शन देखनी है। Fe+3 से Fe+2, Fe+3 से +2 मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसने खाया है। कौन सी रिएक्शन है ये, रिडक्शन है। Fe+2 से Fe मतलब ये भी रिडक्शन है, और Fe+3 से Fe मतलब ये भी रिडक्शन है। ये चीज़ आपको अप्रोच बता रही हूँ कैसे चलना है। सबसे पहले तीनों में रिडक्शन हो रही है, ठीक है। इनके सामने रिडक्शन पोटेंशियल्स दे रखे हैं, क्योंकि रिडक्शन हो रही है तो रिडक्शन पोटेंशियल ही दिया होगा। अब क्या करना है, आपको इनकी इक्वेशन लिखनी है। Fe+3 प्लस इलेक्ट्रॉन, ये मुझे क्या देगा, Fe+2। इसकी मेरे पास क्या हो गई, 0.77 वोल्ट। फिर उसके बाद नेक्स्ट इक्वेशन Fe+2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन Fe सॉलिड, इसका क्या दे रखा है, -0.44 वोल्ट। Fe+3 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन से क्या बन जाएगा, Fe, और इसका हमें निकालना है। अब देखिए, इस इक्वेशन का हमें निकालना है, तो ये इक्वेशन मेरी कैसे बन सकती है, इन दोनों इक्वेशन को ऐड करके, ठीक है ना, आराम से बन सकती है। कैसे, अब देखिए, जब मैं इस इक्वेशन को ऐड कर दूंगी, ये इक्वेशन मेरी 1 है, ये 2 है, इनको जब मैं ऐड करूंगी तो अब देखिए क्या हो रहा है, Fe+2 कैंसिल, Fe+3 नीचे आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन, 2 + 1 क्या हो गया, 3, और यहाँ पर Fe बचा तो वो एज इट इज़ आ गया। मतलब मेरी जो थर्ड इक्वेशन है वो मेरी इन दोनों को ऐड करके बन गई है। तो अब मुझे कुछ नहीं करना, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देना है। किस चीज़ का, जो मेरी x3 होगी, मतलब जो इसकी ई नॉट होगी वो क्या होगी, n1 इंटू में इसका ई नॉट सेल कितना है, 0.77 प्लस n2 इसका ई नॉट कितना है, -0.44 डिवाइडेड बाय इसके मेरे को नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, क्योंकि इसके फॉर्मूले में क्या आता है, यहाँ पर n3 आता है, ठीक है। तो इसमें कितना है, n की वैल्यू 3 है, तो बस इसमें n1 की वैल्यू क्या है मेरी 1, क्योंकि यहाँ पर एक ही इलेक्ट्रॉन का चेंज है, तो 1 इंटू में 0.77 प्लस n2 क्या है मेरा 2 है, तो 2 इंटू में -0.44 डिवाइडेड बाय 3। अब देखिए, बच्चे क्या करते हैं, कई बार यहाँ पर गलती कर देते हैं, ठीक है। गलती किस में कर देते हैं कि वो लोग क्या करते हैं, प्लस माइनस में गलती कर देंगे। अब देखिए, आपका पूरा मेथड सही था, बट यहाँ पर एंड में आपने आंसर गलत निकाल दिया, तो अब आप क्या हो गया, 0 भी नहीं मिला बल्कि माइनस हो गया। तो देखिए, आपको ये गलती नहीं करनी है, और जो ये वीडियो नहीं देख रहे हैं उनका तो घाटा हो रहा है, क्योंकि उनको ये गलती का पता ही नहीं है। तो आप खुश हो जाइए, आप बच गए। अब दूसरी गलती बच्चे क्या करते हैं, हमसे क्या कहते हैं, क्वेश्चन में हमने ये निकाल लिया इक्वेशंस को ऐड करके। कई बार क्वेश्चंस में क्या होता है, यहाँ पर वो क्वेश्चन में आपको बोल देगा कि निकलवा तो उसने रिडक्शन लिया, बट क्वेश्चन में स्टेटमेंट डाल के बोल देगा कि व्हाट विल बी द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ Fe का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा। Fe का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्यों पूछा है, क्योंकि Fe ही तो ऑक्सीडाइज होगा Fe+3 में।
यहाँ पर हमने क्या निकाला है, Fe+3 का रिडक्शन पोटेंशियल जो Fe में जा रहा है, बट क्वेश्चन में पूछ लिया कि Fe का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बताना है। तो अब आपको कुछ नहीं करना, जो भी यहाँ से वैल्यू आएगी x3 की वो आपकी किसके लिए होगी, इस वाली इक्वेशन के लिए होगी। बट आपको चाहिए किसके लिए, आपको चाहिए Fe+3+3 इलेक्ट्रॉन, इसके लिए आपको चाहिए। ठीक है, तो अब आपको कुछ नहीं करना, बस जो भी आया है x3 की वैल्यू उसको माइनस कर देना है। तो -x3 करके आपको आंसर रिपोर्ट करना है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए ऐसे ऐसे कुछ सवाल आते हैं जो बहुत इजी हैं, बस आपको कुछ नहीं करना, प्लस माइनस करना है और आपके आंसर आ जाएंगे। तो ये आप आराम से अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। और ये CSIR नेट का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये शायद 2013 या 14 के आसपास इसी में ये कभी आया था, तो आप देख लीजिएगा, मुझे याद नहीं, बट हाँ CSIR नेट का है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं एक और इम्पॉर्टेंट फार्मूले की तरफ। बात आती है फॉर्मूला फॉर सेल पोटेंशियल। जो हमारा सेल पोटेंशियल है उसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो हमारा E0 सेल होता है उसका जो ये फॉर्मूला बना है, तो आप समझ गए होंगे कि ये किससे बना है, डेल्टा G0 से, क्योंकि डेल्टा G0 को ही हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो अब आपको वो मैकेनिज्म बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा इस फॉर्मूले को याद रखिए कि ये तो देखिए, इसको तो मैं याद रखती हूँ, ये मतलब मेरे याद करने का तरीका है, और जनरली जो बुक्स में लिखा होता है वो ये होता है। तो मैंने आपको दोनों फॉर्मूले लिख दिए हैं सामने, आपको जो इजी लगे वो आप याद कर सकते हैं। तो मैं इस वाले को क्यों याद रखती हूँ, क्योंकि देखिए E0 सेल इज इक्वल्स टू E0 सेल एनोड प्लस E0 सेल कैथोड। एनोड पर मेरे को क्या लिखना है, एनोड पर मुझे पता है ऑक्सीडेशन होती है, कैथोड पर मुझे पता है रिडक्शन होती है। तो अब मैं इस इक्वेशन को क्यों याद रखती हूँ, क्योंकि देखिए इसमें मुझे कुछ कन्वर्ट नहीं करना पड़ता। अब जैसे ये वाली जो इक्वेशन है, इसमें क्या होता है कि हमें दोनों जो एनोड और कैथोड के जो E0 होते हैं वो या तो दोनों रिडक्शन होने चाहिए या तो दोनों ऑक्सीडेशन होने चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर आपको कुछ कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो E0 सेल एनोड पे है, जैसे आपको कोई रिएक्शन दी है, उसका E0 सेल दिया है, एनोड पर आपकी कोई रिएक्शन होगी, मतलब एनोड पर तो ऑक्सीडेशन ही होगा, तो क्या होगा, A विल बी गिविंग A++ इलेक्ट्रॉन। तो इसकी आपको कुछ E0 दे रखी है x1, ठीक है, और कैथोड पर आपकी कुछ रिएक्शन हो रही है B-, ये क्या हो रहा है, और रिडक्शन हो रहा है ना, तो B जो है वो B- बन रहा है इलेक्ट्रॉन को खा के। ठीक है, तो इसका कुछ पोटेंशियल है x2, तो आपको कुछ नहीं करना, बस x1 + x2 कर देना है, क्योंकि देखिए यहाँ पे माइनस माइनस का झंझट होता है, तो इसलिए मैं ये चीज़ याद नहीं रखती हूँ। आपको ये वाला मेथड मुझे लगता है ज़्यादा इजी पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल दोनों को ऐड कर देना है। लेकिन ये चीज़ आप याद रखिए कि यहाँ पर हमारा एनोड का ऑक्सीडेशन है और कैथोड का रिडक्शन है। ठीक है, वो पोटेंशियल हम ऐड कर रहे हैं, तो ये याद रखिएगा। अब नेक्स्ट आता है आपके पास E0 सेल, जो हमारे को बुक्स में दिया होता है। तो बुक्स में जनरली क्या दिया होता है कि E0 जो कैथोड है, उस कैथोड पे जो भी हमारा सेल है उसका E0, लेकिन उसका रिडक्शन चाहिए, और जो E0 एनोड पर है उन दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल का जो डिफरेंस होगा वो आपका E0 सेल होगा। ठीक है, तो आपको जो भी याद रखना है वो आप याद रखिए, बाकी मैं इसको एक क्वेश्चन से आपको समझा देती हूँ, शायद ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। अब देखिए एक आपको क्वेश्चन दे रखा है, ये भी शायद CSIR नेट का है, मुझे पता नहीं है कौन से ईयर का है, बट मैंने CSIR नेट के ही बुक से उठाया है। तो जिंक जो है वो मेरे इक्वेशन में जिंक +2 में जा रहा है, मतलब इसकी तो मेरे पास क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन मुझे पता है किस पे होती है, एनोड पे। कॉपर +2 से कॉपर में जा रहा है, मतलब रिडक्शन कहाँ पर होती है, कैथोड पे। तो अब मेरे को दे क्या रखा है क्वेश्चन में, कॉपर +2 से कॉपर, मतलब कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है 0.34 वोल्ट, और जिंक +2 से जिंक, मतलब इसका भी रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है E0 - 0.76। अब या तो आप बुक वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, तो अगर मैं बुक वाले फॉर्मूले से बोलूँ तो आपको क्या करना है, कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल लेना है। अब आपको पता है कैथोड पे क्या होती है, रिडक्शन, और रिडक्शन किस में हो रही है, इक्वेशन के हिसाब से कॉपर +2 से कॉपर, इसमें रिडक्शन हो रही है। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखना है 0.34 माइनस, अब आपका क्या आता है, E0 एनोड रिडक्शन। तो रिडक्शन पोटेंशियल आपको चाहिए
उसका जो एनोड पर रिएक्शन हो रही है, तो एनोड पर क्या हो रहा है, जिंक +2 में जा रहा है, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो एनोड पर होगा। तो एनोड पर जो भी आपकी स्पीशीज़ प्रेजेंट है उसका क्या चाहिए आपको, रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल हमें दे रखा है, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं -0.76। इसको आप सॉल्व कर लेंगे। इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 1.1 वोल्ट। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं एक और, इसको भी आपको करके बता देती हूँ। और बाकी अगर आपको इसको मेरे वाले फॉर्मूले से करना है तो उसके लिए तो आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको पता चल गया है कि एनोड पर क्या हो रहा है, जिंक +2 पे जा रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो मुझे जिंक का क्या चाहिए, जिंक का चाहिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। Cu+2 से Cu क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो कॉपर का मुझे चाहिए रिडक्शन पोटेंशियल। इन दोनों को ऐड कर दो, आपको क्या मिल जाएगा, E0 सेल। मतलब ये आपका रिडक्शन पोटेंशियल दे ही रखा है, बस जिंक का जो रिडक्शन पोटेंशियल है इसको उल्टा कर दो तो क्या हो जाएगा 0.76। तो इन दोनों को ऐड कर दो, 0.34 + 0.76 वो आपको यही दे देगा 1.1 वोल्ट। तो देखिए बहुत आसान है और आपके आराम से 4 नंबर पक्के हैं। जो इस वीडियो को दे रहे हैं उनके तो पक्के हैं, उनकी तो मैं गारंटी ले रही हूँ, जो नहीं देख रहे उनके नहीं मिल सकते। तो अब देखिए नेक्स्ट ये इक्वेशन है। अब आप बताइए मुझे, Ag+ से Ag क्या हो रहा है, रिडक्शन। Cu से Cu+2 क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो मेरे वाले मेथड से देखते हैं पहले। Ag का क्या चाहिए, रिडक्शन। कॉपर का क्या चाहिए, ऑक्सीडेशन। ठीक है ना, कॉपर का ऑक्सीडेशन चाहिए, Ag का रिडक्शन चाहिए। तो E0 सेल के लिए क्या हो गया, Ag का रिडक्शन क्या होगा, Ag+ से Ag, तो ये हमें दे ही रखा है 0.8। कॉपर का ऑक्सीडेशन चाहिए, मतलब Cu से Cu+2 का चाहिए मुझे, बट दिया क्या है, Cu+2 से Cu। आपको अगर ये रिप्रेजेंटेशन नहीं पता कि इसका मतलब क्या होता है, तो बेसिकली आपको ये याद रखना है, जब ऐसी कोई रिप्रेजेंटेशन दी होती है E0 Cu+2 Cu ऐसा कुछ दिया होता है, तो इसका मतलब क्या होता है कि जो Cu+2 है वो Cu में जा रहा है। Cu+2 इलेक्ट्रॉन लेके Cu में कन्वर्ट हो रहा होता है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। तो मतलब यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, रिडक्शन पोटेंशियल, और हमें चाहिए क्या, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अकॉर्डिंग टू मेरा वाला मेथड। तो इसमें मैं क्या लिख दूंगी, -0.34। ठीक है ना। तो अब हम इसको क्या करेंगे, इसको हम ऐड कर देंगे सिंपल, और 0.46 वोल्ट के करीब इसका आंसर आ जाएगा। तो अगर आपको बुक वाले मेथड से करना है तो आप एक बार उसके अकॉर्डिंग आप करके देख लीजिएगा, उसमें आपको कुछ नहीं करना। जो कैथोड पर है, मतलब Ag आपका कैथोड बनने वाला है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू रिएक्शन वहाँ पर रिडक्शन हो रही है, तो क्या हो जाएगा 0.8 माइनस एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल। तो यहाँ पर 0.34 हमें दे ही रखा है, तो आप उसके अकॉर्डिंग भी करेंगे तो 0.46 वोल्ट ही आपका आंसर आएगा। तो देखिए दोस्तों, ये आज हमने बात करी किसकी, एक सेल पोटेंशियल हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ΔG0 और E0 सेल का हमने रिलेशन देखा, कैसे दो रिएक्शन से हम तीसरी रिएक्शन का E0 सेल निकाल सकते हैं बाय मैन्युपुलेटिंग। ठीक है, और हमने क्या क्या चीज़ें देखी कि हमारा जो बेसिकली E0 सेल होता है वो क्या होता है, कौन सी कंडीशंस होती हैं जिन पे हम उनको कैलकुलेट करते हैं। तो ये हमारे आज के टॉपिक की समरी थी। तो मुझे उम्मीद है आपको ये आज का जो टॉपिक है वो पसंद आया होगा, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो लोग देख रहे हैं आप मानेंगे नहीं, बहुत अच्छा यहाँ पर एक्सप्लेनेशन मिला है आपको। कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। नहीं समझ आ रहा है ये वीडियो एक बार फिर देख लीजिए, और मैं आपको बार बार कहती हूँ, नहीं समझ आ रहा मुझे बताइए, मैं आपको समझाऊंगी। लेकिन आप परेशान मत होइए 10-12 वीडियो देख के, कभी कोई देख रहे हैं कभी कोई देख रहे हैं, इससे क्या होता है, आप ही लोगों का टाइम वेस्ट हो रहा है, और टाइम इज़ वेरी क्रूशियल। ठीक है, तो टाइम का ध्यान रखिए, बाकी सब आपको मिल रहा है यहाँ पर, आप उसको पढ़ते रहिए और चिंता मत करिए, सब एग्ज़ाम अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच गाइज, और स्टे ट्यून टू द केमिस्ट क्लब। बाय बाय।